नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके पार्ट के अंतर्गत इकाई 5 सब टॉपिक 2 और जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 2 में हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम शब्दों में ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपके सामने लाया जाए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकें। तो इसी कड़ी में चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा पिछला वीडियो था, जैसा आप लोगों को याद होगा, उसमें हमने बात की थी 1857 से लेकर के 1947 तक जो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनके संदर्भ में। आज के पार्ट में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो भारतीय नेता थे उनके संदर्भ में। तो सबसे पहला नाम है दादा भाई नौरोजी। जैसा आप लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। कब कब की थी? तो पहला था 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा था 1906 में। यानी इन 3 वर्षों में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। एक काफ़ी चर्चित पुस्तक है दादा भाई नौरोजी जी की, जो कि आपके एग्जाम की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उपनाम की अगर बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे उपनाम हैं जिससे कि दादा भाई नौरोजी जी को संबोधित किया जाता है, तो पहला है भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारतीय राजनीति का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये उपनाम है दादा भाई नौरोजी जी के। और दादा भाई नौरोजी जी को ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी जी को जो है उदारवादी दल का नेता चुना गया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्ट्स पे नज़र डालें तो दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में ज्ञान प्रसारण मंडली और महिला हाई स्कूल की स्थापना की थी। 1892 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और ऐसा माना जाता है कि जो बम्बई एसोसिएशन है वह पहली राजनीतिक संस्था है। और इसके अतिरिक्त लंदन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना जो है अपने लंदन प्रवास के दौरान की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। और ऐसा मत था दादा भाई नौरोजी जी का कि भारत को अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुए हैं। और 1906 में पहली बार स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के मंच से न्याय के रूप में की गई थी और उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे कई तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। यह पहली बार स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से न्याय के रूप में जब की गई थी उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी या किस वर्ष जो है कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो ये कुछ प्रश्न इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अगला नाम हम देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। भारतीय जनसेवा की परीक्षा 1869 में पास की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने और ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय जनसेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। लेकिन बाद में लिटन द्वारा भारतीय जनसेवा में उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, जिसके विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है उसका विरोध किया था और संपूर्ण भारत में इसके विरुद्ध जो है आंदोलन भी चलाया था। उपनाम की अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है और स्थापना की अगर बात करें तो इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया था 1876 में। साथ ही साथ दैनिक समाचार पत्र द बंगाली का संपादन इन्होंने किया था 1879 में। कांग्रेस की अध्यक्षता की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1895 में और 1902 में 2 बार की थी। 1885 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन संस्था जिसका गठन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, इसको 1885 में जो है कांग्रेस के साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसका विलय कर दिया गया था। अगला नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1902 में इन्होंने बम्बई संविधान परिषद और बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनको चुना गया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 1909 में मिंटो मार्ले सुधारों को बनाने में भी अहम भूमिका प्ले की थी या अहम भूमिका का निर्वहन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
इसके अतिरिक्त 1905 में इन्होंने भारत सेवक मंडल, जिसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत सेवक मंडल, या जिसे हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं, का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है यहाँ पर। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, जबकि राजनीतिक जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यह राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर ये पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले को शिथिल उदारवादी की संज्ञा दी जाती है। और ये शिथिल उदारवादी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा दी थी गरम दल के जो लोग थे उनके द्वारा। अगला नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनको बहुत सारी उपाधियां हैं प्राप्त हैं, या अन्य नाम से भी इनको हम जानते हैं, जैसे लोकमान्य, बेताज बादशाह, भारतीय शांति का पिता। ठीक है। जनवरी 1900 में अगर हम बात करें तो इन्होंने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की थी, और जिसका उद्देश्य था कि कम मूल्य की शिक्षा प्रदान की जाए भारतीयों को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का। और अगर समाचार पत्र के संपादन के विषय में अगर हम संदर्भ में जानना चाहें तो इन्होंने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था, जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा समाचार पत्र था मराठा। और मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास भी किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1907 में गरम दल, जिसको हम उग्र राष्ट्रीयता, ऐसा माना जाता है कि जो गरम दल था वो उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित था। ठीक है। और कांग्रेस का संगठन इन्होंने किया था विपिन चंद्र पाल के सहयोग से। यानी 1907 में जो गरम दल था कांग्रेस का, उसका संगठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा विपिन चंद्र पाल के सहयोग से। देखिए, वन लाइनर फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं। हमारा प्रयास रहा, जैसा आप भी जानते हैं कि अगर INMO हम कवर करने लगे तो मोटी मोटी बुक्स आती हैं। अब हम लोग पास तो इतना समय नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ में GK को भी हम उतना डिटेल में पढ़ पाएँ, इससे हमारा समय ज़्यादा ज़ाया होगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती, वो आप लोगों के सामने लाया जाए, जिससे कि आप आसानी से उसका रिवीजन कर सकें और अपने फैक्ट्स आप आसानी से तैयार कर सकें। तो इसी में जब हम बात कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी के, तो 2 पॉइंट और हैं। पहला है कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट की सहायता से। और इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित। अगला नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसके अतिरिक्त अगर हम समाचार पत्र के संपादन की बात करें तो हिंदुस्तान, अभ्युदय और इंडियन यूनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। और इन्होंने 3 बार हिंदू महासभा की अध्यक्षता की थी। कब से कब तक? 1923 से लेकर 1926 के मध्य में। और 2 बार कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था। भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था 2015 में। अगला नाम है लाला लाजपत राय। उपनाम की अगर बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। और समाचार पत्र के विषय में अगर बात करें तो द पीपल, पंजाबी और वंदे मातरम, ये 3 प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनका संपादन किया गया था लाला लाजपत राय जी द्वारा। और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाता है, कई बार ये पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम में। और इनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। 1920 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इनके विषय में माना जाता है कि पहले जो गांधी जी की असहयोग नीति थी उससे असहमत थे, लेकिन बाद में सहमत हो गए थे। और 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था लाहौर में, तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में। और उसी दौरान जो है जब लाठीचार्ज की गई थी, घायल हो गए थे। और इस तरीके से 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए थे लाला लाजपत राय जी। अगला नाम है विपिन चंद्र पाल। बंगाल की उग्रवादी राजनीति का जनक माना जाता है विपिन चंद्र पाल जी को। और तिलक के सहयोगी थे ये। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी के साथ मतभेद भी देखने को मिलते हैं विपिन चंद्र पाल जी के। पुस्तक की अगर बात कर लें तो स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन,
ये प्रमुख पुस्तक है विपिन चंद्र पाल जी की। इसके अतिरिक्त इंडियन नेशनलिज्म, द सोल ऑफ इंडिया, तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म और स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन। विपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रांतिकारी विचारों का जनक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, तो विपिन चंद्र पाल जी को। तो हर एक पॉइंट जैसा आप देख रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अगला नाम है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये कवि भी हैं, लेखक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो गीतांजलि है। गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऐसा कहा, जो गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे और ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही रचना है। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी इन्होंने 1921 में। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, इसको भी लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा जो इनको एक उपाधि दी गई थी सर की या नाइटहुड की, उसको इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, और ये उपाधि इन्हें कब दी गई थी, जैसा मुझे याद आ रहा है शायद 1915 में उपाधि दी गई थी इन्हें नाइटहुड या सर की उपाधि। बाद में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, ठीक है, नरसंहार होता है 1919 में, तो उससे क्षुब्ध होकर जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की या सर की, उसे वापस कर दिया था। अब अगला नाम आता महात्मा गांधी जी के विषय में। देखिए ये ऐसे नाम हैं सारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं के कि अगर इनमें कई पेज नोट्स तैयार किया जाए तब भी जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन हमने यही प्रयास किया है कि केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके सामने लाई जाए। तो 1891 में महात्मा गांधी जी ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की थी। उसके बाद 1893 में गांधी जी जो है अफ्रीका गए थे। अफ्रीका क्यों गए थे, तो एक व्यापारिक कंपनी से इनको निमंत्रण मिला था, जिस कारण ये अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका में इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस, जो कि भारतीयों और अफ्रीकी काले लोगों पर अत्याचार के विरोध, जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1894 में गांधी जी को जेल जाना पड़ा था, जिसके कारण 1914 में भारतीयों के विरुद्ध अनेकों कानूनों को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने समाप्त कर दिया था। और ऐसा पॉसिबल हो पाया था जो महात्मा गांधी जी ने अपने नटाल भारतीय कांग्रेस के द्वारा भारतीयों और अफ्रीकी लोगों की मदद से जो अत्याचार हो रहे थे भारतीयों पर और अफ्रीकी लोगों पर, जो अफ्रीकी काले लोग थे, उसका विरोध किया था। और अंततः जो वहाँ की सरकार थी 1914 में, जितने भारतीयों के विरुद्ध अनेकों कानून जो थे उनको समाप्त कर दिया गया था। और यहीं से महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा कहा जाने लगा था। इसके बाद 1919 से 1947 के राष्ट्रीय आंदोलन के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो ये डेट है इसमें कहीं पे फ़र्क भी नज़र आता है। तो एक जो सर्वमान्य डेट है उसको हम 1919 से लेकर 1947 तक को ही मानेंगे। ठीक है, गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने का कारण क्या था, तो वो कारण था 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और साथ ही साथ रोलेट एक्ट पारित होना। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इसीलिए शायद 1919 का जो समय है यहीं से शुरुआत मानी जाती है गांधी युग की। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। 1917 में बंगाल के चंपारण जिले में नील के बगीचों में यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्र किया था महात्मा गांधी जी ने, और ये एक तरीके से शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। और अगर हम बात करें कि जो चंपारण सत्याग्रह था इसमें गांधी जी के सहायक कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 5 सितंबर 1920 को, जो कि 1922 तक चला था। और 1922 में जैसा आप लोगों को याद होगा कि चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक है, जिसमें कि गोरखपुर में है, जैसा आप लोग जानते हैं कि चौरी चौरा एक स्थान, वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी और उसमें शायद 22 या 20 या आगे डेट में मैं संख्या कंफर्म कर दूंगा, बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जिनको क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में ही आग लगा दी थी, जिसके कारण बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है जिंदा ही जल गए थे। ठीक है, तो इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं,
ठीक है, उसे स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था 1924 में हुआ था बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता की थी और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी, जैसा आप लोग जानते ही हैं। अब अगला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए, एक अगर हम बात करें गुजरात सभा जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, ठीक है, 1915 में। तो यहीं से जो है ऐसा माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो राजनीतिक जीवन शुरू होता है और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सत्याग्रह पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था और इसके अतिरिक्त गुजरात विद्यापीठ की स्थापना भी की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 1923 में भाई विट्ठल भाई पटेल के साथ नागपुर फ्लैग मार्च और 1928 में बारदोली में किसान सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। तो सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। और जैसा आप लोग जानते हैं कि देशी रियासतों के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, और जिससे अब एक बात और है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष की संज्ञा किसने दी थी इनको? तो ये संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। और बाद में 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है मृत्यु हो जाती है। अगला नाम है सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी 1920 में भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए, परंतु उन्होंने 1 वर्ष पश्चात ही इसे छोड़ दिया था। कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में हरिपुरा में, और ये कांग्रेस का 51वां सम्मेलन था। इसके अतिरिक्त 1938 और 1939 में कांग्रेस का इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि जो गांधी जी थे वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है अध्यक्षता सौंपी जाए कांग्रेस की। उसके बावजूद भी 1938 और 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 38 का तो मैंने यहाँ पे दे दिया है कि ये 51 था 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में कौन सा अधिवेशन था, इसके किस शहर में आयोजित किया गया था, उसको आप कमेंट कीजिएगा। पुस्तक की अगर बात करें तो एक काफ़ी चर्चित पुस्तक है भारत का संघर्ष, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी की। और आत्मकथा की अगर बात करें तो एक भारतीय यात्री, एन इंडियन पिलग्राम। लेकिन ये पूरी आत्मकथा जो है पूरी नहीं हो सकी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1939 में की गई थी। 1943 में सिंगापुर पर पहुंचने पर इन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग का प्रधान चुना गया था। इन्हें इतिहास में कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला जिसमें विदेशी सहायता के बिना मुक्ति प्राप्त हुई हो। और ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का, और इन्होंने ये कथन कब कहा था? जापानी सरकार की सहायता के दौरान। इन्होंने कहा था कि उन्हें इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें विदेशी सहायता के बिना मुक्ति प्राप्त हुई हो। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा दिया गया था। 18 अगस्त 1945 को, जैसा आप लोग जानते हैं कि वायुयान दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। अगला नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे। 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। कुली बेगार प्रथा, जो कि पर्वतीय क्षेत्र की एक प्रथा थी, इसकी कटु आलोचना की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध भी इन्होंने किया था नेहरू जी के साथ में मिलकर। अगला नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा की अगर बात करें, बम्बई से स्नातक थे। मार्च 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अछूतों को मंदिर में प्रवेश चलाया गया आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम था कालाराम मंदिर सत्याग्रह। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मार्च 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा। इसके अतिरिक्त देखिए, मैं देख रहा था कि मैं बताऊँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर हमारे जो सभासद जी हैं उनके अक्सर किसी न किसी काम से मेरा जाना होता है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ, उसमें अम्बेडकर जी की सभी डिग्रियाँ लिखी हुई। तो सच मानिए
बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, तो मैं तो उनको गिन भी नहीं पाया था। तो अगर आप भी को भी कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं उसे। तो ज़रूर इनके विषय में पढ़िएगा। हालांकि चूँकि ये जीके के नोट्स हैं, तो मुझे तो केवल वही पॉइंट लेने जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए, जितने भी ये सभी महान पुरुष हैं, इनके विषय में अगर एक एक लोगों के विषय में हम 20-20 पेज भी कलेक्ट करना चाहें तो शायद तब भी उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी अगर आपको समय मिले तो इनकी डिग्रियों के विषय में आप जरूर पढ़िए, इनकी शिक्षा के विषय में आप जरूर पढ़िएगा। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में इन्होंने वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य चुने गए थे। और अगर समाचार पत्र संपादन के विषय में बात करें तो जैसे बहिष्कृत भारत है, जनता है, इन दोनों का ही इन्होंने संपादन किया था। और अगर संस्थापक के रूप में इनकी भूमिका को देखें तो भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी अंबेडकर जी द्वारा। और 1990 में मरणोपरांत जो भारत रत्न प्रदान किया गया था डॉक्टर अंबेडकर जी को। अगला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन देखिए 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और ये 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और इसी अधिवेशन के दौरान नेहरू जी जो है महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो नेहरू जी महात्मा गांधी जी के संपर्क में कहाँ पर आए थे? लखनऊ में आए थे। और लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 32वां, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने, उसमें संपर्क में आए। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, चूँकि यहाँ पे देखिए इतना डिस्कशन हो गया तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या नेहरू जी महात्मा गांधी जी से पहली बार कब मिले थे। तो देखिए एक लाइन से 3 क्वेश्चन सीधे बन गए। इसके अतिरिक्त नेहरू जी 3 बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर में। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है, कभी कभी बना दिया जाता है कि निम्नलिखित नेहरू जी द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1916 भी दे देंगे, 1936 भी दे देंगे। तो इस तरह से घुमा के भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला, नेहरू जी 1946 में अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा मृत्यु पर्यंत इस मतलब जब तक जीवित रहे, ठीक है, तब तक वो प्रधानमंत्री रहे भारत के। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है नेहरू जी के विषय में, जो कहा जाता है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेताओं में भी नेहरू जी का नाम प्रमुख है। अगला जो नाम है महत्वपूर्ण नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अगर संपादन की बात कर ले अखबार की तो इन्होंने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। और इसके अतिरिक्त उर्दू साप्ताहिक पत्रिका भी थी, जो अल हिलाल है ये उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। और 1914 में जो है इस पत्रिका में प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध किसने लगाया था? स्वाभाविक सी बात है कि उसमें अंग्रेज रहते, तो अंग्रेजों ने जो ये अल हिलाल पत्रिका थी, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें 1920 में तो भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था इनको। और 1928 में राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसके अतिरिक्त 3 बार 1923, 1940 और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इनकी पुस्तक की अगर बात करें, काफ़ी चर्चित पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। तो संभवतः जो पॉइंट आपके प्रश्न, जो जिन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं अमूमन जीके के पेपर में, वो फैक्ट्स हमने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। अगला नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके अन्य नाम भी, जैसे कि बादशाह खान, बच्चा खान, सीमांत गांधी, तो ये अन्य नाम है जिनसे हम खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जानते हैं। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। 1913 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने की थी। और मुस्लिम लीग 7वां सम्मेलन आगरा में इन्होंने भाग लिया था। पत्रिका अगर हम बात कर लें तो पख्तून पत्रिका थी। और अगर संगठन की बात करें तो खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने नींव रखी थी 1930 में। कांग्रेस की सदस्यता अस्वीकार करने के बावजूद
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य बने रहे थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। और 1987 में ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। और अगला नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1920-21 के दौरान जो असहयोग आंदोलन था उसमें काफ़ी सक्रिय भागीदारी का निर्वहन किया था। 1922 में कांग्रेस के महामंत्री नियुक्त किए गए थे और 1946-47 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री भी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। राजा जी का फार्मूला क्या है? देखिए, ये एक प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक प्रस्ताव था जो कि संबंधित था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो गतिरोध है उसको दूर करने का। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। रचनाओं की अगर बात करें तो आप देखिएगा चक्रवर्ती राजगोपाला जी के विषय में, तो ऐसा लगता है कि इनको पुस्तक लिखने का काफ़ी शौक था। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, हालांकि सब पुस्तक मैं नहीं ला सकता हूँ यहाँ पर। कुछ पुस्तक के मैंने नाम दिए हैं यहाँ पर, जैसे मार्कस ऑरेलियस, द फेटल कार्ट एंड अदर स्टोरीज, सक्रेटिस, उपनिषद एंड द रीडर्स। तो कुछ पुस्तकों के मैंने नाम यहाँ पे दिए हैं। हालांकि अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी जिन्हें मुझे नहीं लगता कि आप याद भी रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो भारतीय नेता हैं उनके संबंध में जानकारी शेयर करने का हमने प्रयास किया हुआ है। अगले वीडियो में कुछ अन्य फैक्ट्स को लेकर हम आपके लिए आएंगे। आपसे एक बार फिर से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम सार्थक क्लासेस का कोई भी पढ़ाई का अगर आप वीडियो देखते हो तो कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखिए। इससे देखिए आपका ही लाभ होने वाला है। और अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सेटिंग होती है उसमें। और अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप जो है स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके भी आप सुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लास्ट में दोस्तों, अगर आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।